आज़ाद जी। अब दोस्तों देख लेते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में दोस्तों कि किस तरीके की भारतीय संस्कृति है और उसका दोस्तों कैसे हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों क्या है देख लेते हैं। यानी भारतीय संस्कृति दिया गया है दोस्तों। प्रसंग क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से दोस्तों भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रसंग दोस्तों क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि भारत की संस्कृति समन्वयात्मक है। अनुवाद दोस्तों दिया गया है कि अनुवाद किस तरीके से करते हैं, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अनुवाद में दोस्तों क्या है कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों का मिलन स्थल है। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए हैं। यह संस्कृत मिली-जुली संस्कृति है, जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। इसलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे सब भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो दोस्तों ये इस पैरा दोस्तों ये चीज़ें आप लोग जितनी सुन रहे हैं, यदि ये गद्य खंड नहीं आता है, कोई दूसरा संस्कृत का गद्य खंड आता है, तब भी फ्रेंड्स आप लोग इन्हीं बातों को पुनः स्थापित करके रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें हमें केवल रखनी होती हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों दूसरा दिया गया है, इसका देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग संदर्भ व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स क्या दिया गया है? तो दोस्तों दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों क्या बताया गया है कि हमारी संस्कृति सदा से गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और इसमें नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह हठ धर्मिता नहीं है, जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है, वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो दोस्तों क्या दिया गया है, दूसरा पैरा दिया गया है, इसका देख लेते हैं। दोस्तों क्या है, ऐसा कर्म वीणाम संस्कृत्या कुर्वन्नवेह कर्माणि निजी विषम समः इति अस्य उद्घोषा। तो दोस्तों ये जो दिया गया है एक संस्कृत खंड, इसका देख लेते हैं किस तरीके से संदर्भ और व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो क्या फ्रेंड्स दिया गया है, यानी प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है, यानी हमारी भारत भूमि को कर्मवीरों की कर्मभूमि। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि यह कर्म में संलग्न क्या है दोस्तों, यह कर्म में संलग्न रहने वाले कर्मवीरों की एक संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यानी दोस्तों क्या है यहाँ पर गीता का वचन है, यानी कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो और फल की इच्छा ना करो। यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, तो दोस्तों यह क्या है, हमारे भारत भूमि को बहुत ही उन्नति के रास्ते पर ले जा रहा है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया संस्कृत के सच्चे उपासक नहीं हैं, हम सभी वास्तविक रूप से में भारतीय हैं। जब हमारे अपार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे, हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। तो दोस्तों ये दिया गया है क्या, भारतीय संस्कृति का एक गद्य खंड। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से गद्य खंड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या प्रस्तुत अवतरण में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को बताया गया है। विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है। हम भारतीय संस्कृति का मूल हैं। अनेक मतों को मानने वाले, अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करने वाले, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के नाम हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं, यानी दोस्तों इन सभी को क्या मानते हैं लोग, गुरु भी मानते हैं। उसको दोस्तों क्या मानते हैं, गुरु भी मानते हैं। अतः सब मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है ये क्या है, भारतीय संस्कृति की मूल्य निधि है। अब दोस्तों देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों को किस तरीके से दोस्तों इनके अर्थ होते हैं। तो दोस्तों पहला श्लोक क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों दिया है, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपः कदापि न कृथा अत्यंत सर हृदयो यथा परेशानम सुग्रहिताशि। तो दोस्तों देख लेते हैं संदर्भ में क्या लिखेंगे, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब दोस्तों इसका अनुवाद देख लेते हैं, यानी हे कुएं,
मैं अत्यंत नीचा गहरा हूँ। इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जलयुक्त और दूसरों के गुणों को, रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। अब दोस्तों इसका भाव देख लेते हैं। इसका भाव क्या है फ्रेंड्स? यानी हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत पालो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो वह किसी से भी कम नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा क्या दिया गया है दोस्तों। तो दूसरा दिया गया है दोस्तों, दिया गया है नीर चीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुस्वे चेत विश्वम्निधुनानन कुलवृत्तम पालिष्यति कहा। तो दोस्तों क्या है, प्रसंग में लिखते हैं प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया है। अनुवाद देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या है कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। हे गुणग्राही पुरुष, भाव में दोस्तों क्या है, हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे, तो उचित और अनुचित का निर्णय करने वाला कौन होगा। इस संसार में दूसरा कौन अपने कुलव्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुलवतः अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों अगला दिया गया है कि ना वह ताड़ताम तापनाद वही मध्य न वह क्रीवात क्लिश्मानो अश्मश्री सुवर्णस्य में मुख मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजाया तो लियंती। तो दोस्तों क्या है, प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? यानी बताया गया है कि मैं स्वर्ण ना पीटने से, ना आग में तपाने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती घुंघची के रूप में तौलते हैं। यानी दोस्तों सोने को किस में दुख है? ना तो वह दोस्तों तौलने में, दोस्तों ना तो वह बेचने के लिए दुखी है, ना वह गर्म लोहे दोस्तों गर्मी से तपने के लिए दुखी है। वह केवल इस बात से दुखी है कि उसे बहुत ही छोटी क्वांटिटी में तौला जाता है, यानी रत्ती के भाव से बेचा जाता है। तो दोस्तों भाव में देख लेते हैं क्या है। यानी विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से डरता नहीं है, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने में होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते जितना पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं। यह बात दोस्तों एकदम से सोने पे सुहागी है। अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरा क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरा दिया गया है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिंत्यन्ति कोशगते दुह्रेफे हा हंत हंत नलिनी गजोज्झार। यानी प्रस्तुत प्रस्तुत श्लोक में कमिलनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों? यानी अनुवाद में बताया कि कमिलनी में बंद भंवरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खुलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भंवरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलनी को उखाड़कर ले गया। भाव क्या है दोस्तों इसका? भाव समझ लेते हैं। तो दोस्तों भाव है मनुष्य तो दुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त नहीं हो पाता है, उसे मृत्यु ग्रस लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं होता है। होता वही है जो उस ऊपर वाला ईश्वर चाहता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। तो दोस्तों श्लोक क्या है कि मरणम मंगलम यत्र विभूषति विभूषणम कौपीन यत्र कौशेन का काशिकेन मीयते। दोस्तों प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है। प्रसंग दोस्तों क्या है कि इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। यानी जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि उसकी समता किसी से भी नहीं की जा सकती है। फिर दोस्तों देख लेते हैं अंतिम श्लोक क्या है। दोस्तों श्लोक दिया गया है बंधन मरणम वापि जियो पराजया उभयत्र समरवीरो ही वीरता। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका संदर्भ व्याख्या समझते हैं। यानी इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। यानी बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अगला दोस्तों देख लेते हैं क्या है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम तद तद भारतम वर्त भारती यत्र संतति। यानी
प्रस्तुत श्लोक में भारत की अवस्थिति पर प्रकाश डाला गया है, यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतानें क्या है, भारतवासी हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स दिया गया है, ये दोस्तों एक श्लोक दिया गया है, यानी ओम श्वेत केतुर्हारुणेन आहसतम तहम पितोवाच सुकेतो वह ब्रह्मचर्य नावै सौम्या कुलदीनो च्योन ब्रह्म बंधुते भवधीति। तो दोस्तों ये एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का हमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। दोस्तों क्या है, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के छंदोग्ध उपनिषद षष्ठोध्याय पाठ से अवतरित किया गया है। आरुणि श्वेत केतु संवाद से उद्घृत है। प्रसंग दोस्तों देख लेते हैं। इस श्लोक में आरुण अपने पुत्र श्वेत केतु को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है, यानी आरुण का पुत्र श्वेत केतु था। उससे एक बार पिता ने कहा, हे श्वेत केतु तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो ब्रह्म बंधु के समान न लगता हो। जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता हो लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण ना करता हो, उसे गुरुकुल जाना आवश्यक है, उसे गुरुकुलावास आवश्यक प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये इसका था क्या, हिंदी में अनुवाद। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला अनुवाद। तो दोस्तों उसका अगला अनुवाद क्या है, यहाँ पर दिया गया है, यथा सौम्यकयन नस निकृतेन्द्र श्रवणम कृष्णास्य विज्ञातम। दोस्तों इसका देख लेते हैं किस तरीके से अनुवाद होगा। दोस्तों क्या अनुवाद है कि पिता आरुण ने आगे कहा कि हे श्वेत केतु, जिस प्रकार नेल कटर्स को देखकर उसके कांसे द्वारा बने होने का आभास किया जा सकता है, किंतु वास्तव में वह कांसे का बना होता है, अर्थात नेल कटर में कांसत्व है, यही सत्य है। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्या दिया गया है, ना वह नूनम भगवंत। दोस्तों इसका क्या है, यानी पिता ने ऐसा कहना पर श्वेत केतु ने कहा, आप ही मेरे पूजनी गुरु जी हैं, जिसने उसे इस प्रकार का आत्मबोध कराया है। अब दोस्तों भारतीय संस्कृति से देख लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये दोस्तों श्लोक आ भी चुका है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भगेत्। यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है। प्रस्तुत श्लोक में भारतीय मूल की भावना पर प्रकाश डाला गया है। यानी क्या है दोस्तों, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, अर्थात दोस्तों सर्वे भवन्ति यानी सब सुखी दिखाई पड़े, और दोस्तों क्या किसी के पास कोई दुख ना हो। तो यही दोस्तों क्या है इस भारतीय संस्कृति की मूल देन है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जो मुख्य इंपॉर्टेंट दोस्तों श्लोक थे, और दोस्तों जो भारतीय संस्कृति और पहला एक छोटा सा जो पैरा था दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने केवल संदर्भ सीखा उसका और प्रसंग सीखा दोस्तों। तो इस तरह से यदि आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर में दोस्तों कोई भी यदि संस्कृत का खंड आ सकता है या आ जाता है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग उसका अर्थ बनाने का प्रयास करें। या दोस्तों जो बातें अभी तक आप लोगों ने सुनी है, केवल उन्हीं सुनी बातों को आप लोग केवल अपने शब्दों में लिख पाएं। दोस्तों आप लोगों को यकीन मानिए केवल इतने अंक मिल जाएंगे कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।